नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा, हाजिर हूं एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, ऐसी कौन सी बड़ी खबरें रहीं, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। चंडीगढ़ में महर्षि कश्यप जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन, सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम सैनी का बड़ा ऐलान, 20 और 21 जून को मिलेगी छात्रों को मुफ्त रोडवेज बस सेवा, बस में मुफ्त सफर कर सकेंगे नीट उम्मीदवार। सीएम सैनी बोले, एडमिट कार्ड दिखाकर मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वाल्मीकि मंदिर में ग्रहण किया प्रसाद, इलेक्ट्रिक बस में सफर कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। सीएम सैनी ने संत कबीर कुटीर में किया पौधारोपण, प्रदेशवासियों से अधिक पौधे लगाने और प्रकृति के संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का किया आह्वान। इस अवसर पर खेल मंत्री गौरव गौतम भी रहे उपस्थित। पंचकुला में जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग के सत्र में पहुंचे सीएम सैनी। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और अन्य भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहे मौजूद। पंचकुला पहुंची सानिया नेहवाल, शोरूम का किया उद्घाटन। सानिया नेहवाल बोली, मोबाइल से दूरी बनाए बच्चे, बैडमिंटन का मौजूदा प्रदर्शन चिंताजनक, भारतीय बैडमिंटन में सुधार की जरूरत। ज्ञानचंद गुप्ता की जीटीसी न्यूज से खास बातचीत, बोले हरियाणा को चाहिए नया विधानसभा भवन। भाजपा की नीतियों पर पूर्व स्पीकर का बड़ा बयान, कहा विपक्ष सिर्फ आरोपों की राजनीति कर रहा। युद्ध रुकते ही घटेंगे तेल के दाम, वीरेंद्र गर्ग बोले, तेल बाजार में उतार चढ़ाव, ईंधन हुआ महंगा, जनता की जेब पर बड़ा बोझ, पेट्रोल डीजल कीमतों पर मध्य पूर्व तनाव का असर। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एसआईआर पर विपक्ष को घेरा, कहा डुप्लीकेट वोट खत्म करने की प्रक्रिया। नीट परीक्षा पर भी दिया बड़ा बयान। और हरियाणा के 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, 28 और 29 मई को तेज हवा और बारिश की संभावना। रोहतक सबसे गर्म शहर, 28 मई को बदलेगा मौसम। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में महर्षि कश्यप जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि महर्षि कश्यप के वंशज कश्यप समाज के महानुभाव मेरे निवास पर पधारे। इस दौरान उन्होंने महर्षि कश्यप की जयंती पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन किया। उन्होंने ये भी कहा कि वह केवल ऋषि नहीं बल्कि भारत के प्रथम वैज्ञानिक, प्रथम समाजशास्त्री और प्रथम विधि निर्माता थे। समाज को एक नई दिशा देने के लिए उन्होंने स्मृति ग्रंथ और कश्यप संहिता जैसे महान ग्रंथों की रचना की। महर्षि कश्यप द्वारा संपूर्ण दृष्टि की रचना में दिए गए योगदान की अमर गाथा हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों में भरी पड़ी है। साथियों, आज अब सभी के बीच में, आज यहां संत कबीर कुटीर में आप सब लोग पधारे हैं। मैं आप सबका यहां पहुंचने पर अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। और आज मैं महर्षि कश्यप जी के चरणों में उनकी जयंती के अवसर पर कोटि कोटि शीश नवा करके मैं उनके चरणों में प्रणाम भी करता हूं, उनको नमन भी करता हूं। और साथ ही आप सबको महर्षि कश्यप जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि नीट की तैयारी कर रहे उम्मीदवार 20 और 21 जून को पूरे राज्य में हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। नीट यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून को होनी है। सीएम सैनी ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों की मदद करने और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि वह बिना किसी परेशानी के प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सके। उन्होंने कहा कि सभी नीट उम्मीदवार को अपना एडमिट कार्ड दिखाकर हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर करने की अनुमति होगी। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उनके परीक्षा केंद्रों तक आसानी से पहुंचने में मदद करना और सफर से जुड़ी किसी भी तरह की चिंता को दूर करना है। नीट की परीक्षा को लेकर के पूर्ण तैयारी है। 21 जून को नीट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सुविधा के लिए पूरे हरियाणा में 20-21 जून के लिए फ्री रोडवेज बस सेवा
की व्यवस्था की है और सभी साथी अपना नीट का एडमिट कार्ड वो दिखाकर किसी भी हरियाणा रोडवेज बस में 20 और 21 को मुफ्त यात्रा कर अपना पेपर दे सकते हैं। क्योंकि समय समय के ऊपर आप लोग देखते हैं कि जब भी पिछले दिनों हमारा पेपर हुआ था उसके अंदर भी हमने बड़ी व्यवस्था की थी और सभी युवा साथियों की मैं सफलता की हमारी प्राथमिकता है और परीक्षा में आप सभी पूरे मनोयोग से भाग लें, अच्छे से तैयारी करें और उज्जवल भविष्य की और एक कदम और बढ़ाएं। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और क्योंकि नीट की परीक्षा है और हम उसको बड़े मनोयोग से परीक्षा को दें और सभी बच्चे की सफलता की मैं कामना करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में पौधारोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अधिक पौधे लगाने और प्रकृति के संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर खेल मंत्री गौरव गौतम भी उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी तरफ अपने पंचकुला दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थानीय वाल्मीकि मंदिर का दौरा किया। यहां उन्होंने समाज के प्रबुद्ध लोगों और स्थानीय निवासियों के साथ बैठकर बेहद आत्मीय माहौल में प्रसाद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री के इस कदम ने समाज में आपसी भाईचारे को एक बेहद मजबूत और सकारात्मक संदेश दिया। वाल्मीकि मंदिर में दर्शन और प्रसाद ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री ने पर्यावरण अनुकूलन परिवहन को बढ़ावा देने की पहल की। वे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से इंदिरा गांधी कॉलोनी तक जाने के लिए अपनी सरकारी गाड़ियों के काफिलों को छोड़ कार्यकर्ताओं के साथ इलेक्ट्रिक बस में सवार हुए। बस सफर के दौरान उन्होंने आम जनता और कार्यकर्ताओं से ईंधन बचाने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। पंचकुला के सेक्टर 20 स्थित एक शोरूम के उद्घाटन समारोह में रविवार को ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। इस दौरान उन्होंने भारतीय बैडमिंटन के मौजूदा प्रदर्शन, युवा खिलाड़ियों, मोबाइल के बढ़ते प्रभाव और अपने करियर के संघर्षों को लेकर खुलकर बातचीत की। पंचकुला से जुड़ी अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहा कि जब वह सिर्फ 13 साल की थी तब यहाँ एक टूर्नामेंट खेलने आई थी और उसे जीतने में सफल रही। उन्होंने बैडमिंटन को देश का दूसरा सबसे पसंदीदा खेल बताते हुए कहा कि सुपरस्टार बनने के पीछे कई वर्षों की लगातार मेहनत छिपी होती है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, पंचकुला में आई थिंक काफी साल हो गए आके यहाँ पे 2002 या 2003 में आई थी और मैंने यहाँ पे टूर्नामेंट खेला था अंडर 13, मुझे अभी भी याद है। बहुत अच्छे मेमोरीज हैं और जीती भी थी मैं टूर्नामेंट यहाँ पे। और आज मैं योनिक शोरूम को यहाँ पे ओपन करने आई हूँ। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट गौरव जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतनी सारी एकेडमीज खोले हैं यहाँ पे और आज इतना बड़ा शोरूम भी खोला है और सब लेटेस्ट स्टफ है, सब बहुत सुंदर है। एंड आई होप कि जो बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन है, उनके पास इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, इतने अच्छे इक्विपमेंट्स हैं और जो भी चीज लगती है खेलने के लिए वो सब है। आई जस्ट वांट प्लेयर्स टू प्ले वेल और बैडमिंटन तो हमारा सेकंड मोस्ट लव स्पोर्ट हो गया है कंट्री का। सो आई जस्ट फील दैट कि जितना इंटरेस्ट आ रहा है स्पोर्ट में और भी आने वाले सालों में हमें और रिजल्ट अच्छे आएंगे। यही बोल सकती हूँ पेरेंट्स को कि जितना टाइम कम हो सके उतना कम टाइम उनको फोन दीजिए, ज्यादा टाइम ग्राउंड पे बिताइए, रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कोई स्पोर्ट खेलिए, नॉट ओनली बैडमिंटन बट मे बी कोई भी स्पोर्ट खेलिए। तो जैसा हमारा एक जुनून था जीतने का वो सब में रहता ही है, बट आई थिंक थोड़े बच्चे फ्रेजाइल हो गए हैं, उनको थोड़ा सा और फिजिकल ट्रेनिंग या फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए। एंड आई एम श्योर जैसे हमने वो सीखा ओवर द इयर्स, आने वाली जनरेशन भी वैसे ही सीखेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर 3 दिन के करनाल प्रवास पर हैं। रविवार को वह करनाल के गांव बालू पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी, वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया यानी SIR और नीट परीक्षा को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जनप्रतिनिधियों का जनता से दूर हो जाना ठीक नहीं, इसीलिए विधायकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों के गाँव में जाकर लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुने। देखिए, हमारी ड्यूटी का काम है। हम चुनाव लड़ने के बाद बहुत जगह शिकायतें मिलती हैं कि जनप्रतिनिधि आते नहीं हैं। मैंने अपने सब विधायकों को भी कह रखा है कि हर विधायक जल्दी से जल्दी अपने सब गांव में जाए और लोकसभा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गांव होते हैं, लगभग करनाल लोकसभा में 650 पंचायतें हैं। अब सब 650 में तो शायद जाना संभव नहीं होगा, लेकिन जो प्रमुख गाँव हैं उनकी योजना बना करके मैं लगातार दौर शुरू कर दिया है। और इसमें कुछ जो काम होते हैं गाँव के,
जो आवश्यकताएं, सामान्य आवश्यकताएं हैं, यानी वहाँ का मानो खेल के लिए, कूद के लिए या व्यायाम के लिए कोई स्थान बने, कहीं तालाब है उसके वो ठीक हो, कहीं फिरनी ठीक हो जाए, वहाँ की लाइटिंग लग जाए, ग्राम सचिवालय खड़ा हो जाए या वहाँ सीवरेज बन जाए, ऐसे सब, वहाँ का जो शमशान घाट, कब्रिस्तान वगैरह है उसको भी जरा ठीक किया जाए, स्कूल हैं उसके रास्ते वगैरह ठीक हो, तो इन सब कामों के लिए परिणाम देते हैं। कुछ तो पंचायत के अपने काम होते हैं वो करते हैं, बाकी प्रदेश सरकार की ओर से हमारे विधायक साथ होते हैं तो वो आगे जाके बात करके उन सब कामों को पूरा कराते हैं। मैं समझता हूँ कि इस साल इस योजना के अंतर्गत जो 5 साल की योजना हमारी है, इसमें सभी 650 गाँव में ये प्रमुख काम सारे वहाँ से हो जाए, सेचुरेटेड लोकसभा हो जाए, तो ये लोकसभा अगर इस प्रकार की बनेगी, बाकी एमपीज भी इसको देख करके अपने अपने यहाँ इस प्रकार के काम कराएंगे, ऐसा मुझे लगता है। एसआईआर के मामले को आज से नहीं कर रहे, कभी से कर रहे हैं और जहाँ जहाँ कर रहे हैं वहाँ बात खा रहे हैं, क्योंकि इसको जनता पसंद कर रही है। जैसे आज इसी गाँव में बात आई, इस गाँव के अंदर वोट तो बने हुए हैं शायद 2500-2600, लेकिन वोट पोल होते हैं 1200। बहुत से लोग बाहर चले गए, विदेशों में चले गए, बहुत लोग शहरों में रहते हैं, यहाँ वोट बनवा के रखे हुए हैं, कईयों के हो सकता है अभी भी 2-2 जगह वोट हो। तो ऐसा एसआईआर का काम ये है कि एक इंटेंसिव रिवीजन ये करने के बाद, ताकि जो वोट है उनका एक स्थान पर वोट बने और वोट जो सही उनका जो भी स्थान है वो बने। नीट परीक्षा चूंकि एक बार पहले रद्द हो चुकी है, दोबारा से फिर होनी है, इसलिए विद्यार्थियों को कोई तकलीफ ना आए, ऐसी जो सुविधाएं प्रदेश सरकार दे सकती है, प्रदेश ने घोषणा की है। मैं प्रदेश सरकार का, खास करके मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा की राजनीति में विकास, विपक्ष के आरोप और आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर अपनी राय रखी। साथ ही उन्होंने हरियाणा के लिए अलग विधानसभा भवन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि 2029 के परिसीमन के बाद विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ने की संभावना है और मौजूदा भवन में सभी सदस्यों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते अलग विधानसभा भवन जरूरी है और वह मेरे कार्यकाल में संभव नहीं हो सका। इन्हीं मुद्दों पर जीटीसी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की और अपने विचार साझा किए। पूर्व स्पीकर व भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। गुप्ता साहब, हरियाणा में भाजपा की ऑलमोस्ट 11.5 साल से सरकार चल रही है, क्या उपलब्धि मानते हैं कि जो जनता के हित में हुई हो या प्रदेश हित में लगती हो, क्योंकि लंबा एक समा तीसरी बार जो है भाजपा हरियाणा में सत्ता में? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पिछला लगभग 11.5 वर्ष का कार्यकाल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रदेश के अंदर सरकार बना पाई है, मैं समझता हूं कि इस कार्यकाल के अंदर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण आशीर्वाद दिया है, क्योंकि किसी भी सरकार का, किसी भी पार्टी का तीसरी बार सत्ता में आना, वो इस बात का सबूत है कि लोग पार्टी को पसंद कर रहे हैं, उनकी नीतियों को पसंद कर रहे हैं, उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको लोग लाइक कर रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण निर्णय पार्टी ने पिछले 10-11 साल के अंदर लिए, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर पार्टी के ने विकास किया है, उसको देख करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, सबसे बड़ा मैं कहूँगा मुद्दा नहीं, एक निर्णय जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने लिया था और जिसको नायब सिंह सैनी जी ने उसको आगे बढ़ाया, वो था खर्ची पर्ची के खेल को ख़त्म करना। जिस प्रकार 2014 से पहले लोग जो थे वो नौकरियों को लेकर के सिफारिशें करवाते थे, पैसे का बहुत बड़ा दुरुपयोग होता था, कोटा सिस्टम होता था, एक एमएलए को 2 नौकरियां, दूसरे को 4 नौकरियां, वो सारे सिस्टम को ख़त्म करने के पश्चात जब मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होने लगी, तो गरीब आदमी, जो आज गांव के अंदर बैठा हुआ गरीब आदमी है, पिछड़े हुए लोग हैं, उनके जब बच्चे नौकरियों में सेलेक्ट होने लगे बिना किसी खर्चे के, बिना किसी पर्ची के, तो उनको लगा कि हाँ, ये हमारे हित की सरकार है, गरीब लोगों के हित की सरकार है। पहले जो नौकरियां मिलती थी वो जो एक सिफारिश के आधार पर या पैसे के आधार पर मिलती है, इस चीज़ का इम्पैक्ट हमें इस चुनाव के अंदर देखने को मिला। लोग ने एक परसेप्शन बना दिया, एक कर दिया कि जी सरकार कांग्रेस की आ रही है, कांग्रेस की आ रही है, कांग्रेस की आ रही है। इस प्रकार का एक वातावरण बनाने का प्रयास किया गया।
लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के गरीब लोगों ने उन लगभग 1 लाख जो युवाओं ने जिनकी सिलेक्शन हुई किसी ना किसी महकमे के अंदर, किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंदर, और बिना पैसे के सिलेक्शन हुई, उन्होंने उस परसेप्शन को चेंज कर दिया जो कांग्रेस ने बनाने का प्रयास किया था। क्योंकि नीचे लोगों के अंदर एक ये बात का विश्वास था कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार लेकर के आएंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारे बच्चे हैं मेरिट के आधार पर नौकरियां लगेंगी। और उसके पश्चात एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिला, जो बच्चे कहीं सिफारिशें ढूंढते थे वो जाकर के, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हैं या उनके अंदर जाकर के पढ़ाई करने लगे, वहाँ उन्होंने जाकर के मेहनत करनी शुरू की और मेहनत का रिजल्ट आया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक नीति सरकार ने बनाई उसके बहुत अच्छे परिणाम हुए। इसके अलावा सरकार ने जिस प्रकार से किसानों के हित के अंदर बहुत सारे निर्णय लिए, हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ पर 24 फसलों का एमएसपी दिया जाता है, और जितना लगभग 40-45 साल के अंदर मुआवजा कांग्रेस की सरकार ने या दूसरी सरकारों ने नहीं दिया, उससे ज़्यादा पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर दिया, और जिसका मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों को उसका बड़ा भारी फ़ायदा हुआ है। युवाओं के लिए नौकरियाँ हो गई, और इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए कि यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हैं या गर्ल्स कॉलेज हैं, पुलिस के थाने हैं, जो महिला थाने हैं उनकी जो आय वो आए, और उसके साथ साथ स्कूल जो हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में नए स्कूल आए। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है उसको लेकर के भी आम आदमी खुश है उस बात को लेकर। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो पूर्व स्पीकर और भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ बात कर रहे थे कि किस तरह जो है बीजेपी काम कर रही है और किस तरह का काम रहा जिसको लेकर ही भाजपा आज तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में है। और वहीं स्पीकर रहते हुए एक जो मुख्य इनका काम था, इनका तो कहना है कि वो रह गया एक अलग हरियाणा की विधानसभा का भवन जो है स्थापित हो, ताकि आने वाले समय पर इसी मन में विधायक बढ़े तो उनको बैठने में या किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। तो इसका ज़रूर इनको कहीं ना कहीं अफसोस ज़रूर रहा। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ जीटीसी न्यूज़ चंडीगढ़। मध्य पूर्व के बीच बढ़ते तनाव में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका असर अब भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी पड़ रहा है। बढ़ती ईंधन कीमतों से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ने के साथ साथ महंगाई को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। आखिर तेल बाजार का आगे क्या रुख रहेगा और इसका आम जनता पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जीटीसी न्यूज़ ने वित्तीय विशेषज्ञ वीरेंद्र गर्ग से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वीरेंद्र गर्ग साहब हैं, आर्थिक एक्सपर्ट हैं। बातचीत करेंगे, जिस तरह कहा जा रहा है कि लगातार तेल की कीमतें बढ़े जा रही हैं तो इसको लेकर महंगाई भी जो है वो बढ़ेगी। तो इसी पर बातचीत करते हैं कि क्या रहेगा आने वाले समय में, किस तरह जो है देश या जनता इस महंगाई के दौर से पार पाएगी, या महंगाई आखिरकार जो कहा जा रहा है उस स्तर की है या सिर्फ एक अफवाह है। गर्ग साहब, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और उसको लेकर अब अन्य कीमतें भी जो रोज़मर्रा की चीज़ें उनकी भी बढ़ेगी, तो क्या कैसे देखते हैं इस सबको आप? देखिए, भारत में तकरीबन 80% जो तेल है वो आयात होता है, बहुत समय से आयात होता है, और क्योंकि ये कीमतें डॉलर में होती हैं, और ये जो लड़ाई, पहली बात तो ये भारत की अंदरूनी कोई दिक्कत नहीं है, ये जो विश्व स्तर पे लड़ाई हो रही है या चल रही है पिछले 3-4 महीनों से, उसकी वजह से कच्चा तेल का जो आने का आयात करने का रास्ता है, जिसको हॉर्मुज़ स्ट्रेट बोला जाता है, वो बंद हुआ। वहाँ से ईरान ने जितने भी जहाज आने की कोशिश की उन पे अटैक किए गए। अब कच्चा तेल दूसरी जगह से, जब भी हम कोई एक सप्लाई बंद होती है दूसरी जगह से वो सप्लाई लेने की कोशिश करेंगे तो उसको चेन को एस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है। अगर कोई आज हम किसी किराने की दुकान से सामान लेते हैं सेक्टर में, वो बंद हो जाए, अगर मेरे को दूसरी जगह कहीं फ़ोन पे सामान मंगाना है तो मेरे को भी हो सकता है हफ्ता 10 दिन लग जाए उसको सोर्स करने में। तो भारत की सरकार ने पहली बात तो 4 साल बाद ये तेल की कीमत बढ़ाई, और वो बढ़ाई भी बहुत मजबूरी में और बहुत नॉमिनल बढ़ी। आप विश्व में
और देशों की तुलना में देखें, जितने मिडल ईस्ट ये देश हैं और देश हैं, यूरोपियन देश हैं, वहाँ कई देशों में तो 30-30, 40-40% तक वृद्धि हुई। अब ये तेल की कीमत बढ़ाना कई बार मजबूरी हो जाती है, क्योंकि इसका असर जो अपना रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, उस पर भी पड़ना शुरू हुआ था, उसमें कमी आनी शुरू हुई थी। तो पहले तो आदरणीय मोदी जी ने अपील की, प्रधानमंत्री जी ने सभी साथियों को कहा कि आप लोग कार पूलिंग करें, आप लोग बस से जाएं, आप लोग रेलवे में जाएं, ताकि ईंधन का कम यूज़ हो, देश की अर्थव्यवस्था पे कम उसका असर हो और तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा ना बढ़ानी पड़े। तो फिर भी क्योंकि सब्सिडी जो अपनी ऑयल कंपनीज़ हैं, तकरीबन 30 से 50 रुपए पर लीटर आज भी सब्सिडी वो दे रही हैं। अब उनकी बैलेंस शीट और ज़्यादा ना बिगड़े और ज़्यादा ना उन पे भी प्रेशर आए, तो ये मामूली थोड़ी सी बचत बढ़ाई गई है। और जैसी लड़ाई बंद होगी, चाहे वो हफ्ते में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, महीने में हो जाए, ये वापस आ जाएंगे। लेकिन गर्ग साहब, पिछला अगर कुछ समय की बात करें तो क्रूड ऑयल जो है वो बहुत कम भी था, सस्ता भी हुआ था, तो उस टाइम काफ़ी मुनाफा कहा जा रहा है कि तेल कंपनियों ने कमाया। और अब थोड़ा सा अगर इस तरह की स्थिति आई तो तुरंत जो है आम जनता पर बाहर डाल दिया गया। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ये ऑयल कंपनियों का सेस है या जो टैक्स है, क्योंकि 80% आयात होता है, तो ये सारा अपने हिंदुस्तान की, चाहे सड़कों का बनना है, चाहे एयरपोर्ट्स का बनना है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, चाहे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये पैसा सारा उसी पे लगता है। तो भारत सरकार, चाहे स्टेट की सरकार है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि ये सेंटर का विषय है, तो उनके पास 2-3 ही रेवेन्यू के सोर्स हैं, क्योंकि अपनी डेमोक्रेसी है और पब्लिक ओरिएंटेड सरकार है। तो सरकार के पास लगाने के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड्स आती हैं, भी मेरी सड़क बना दो, स्कूल बना दो, गली बना दो, हॉस्पिटल बना दो, इस तरह की डिमांड ज़्यादा आती है। कमाई के कोई साधन ऐसे और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इन दो के अलावा, ठीक है। तो ये कमाई का क्योंकि बहुत बड़ा साधन है, और सड़कों को इंडिया में अब सड़कों का जाल बिछा है, ये आप सब लोग देख रहे हो, ये पैसा इसी चीज़ से आता है। अगर इस चीज़ को भी, रास्ते को बंद कर देंगे तो देश का क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो वो कोई गलत यूज़ तो हुआ नहीं, वो देश में लगा और आप सब लोगों को दिख रहा है। वो आपने जैसे मैंने पहला जो सवाल किया था उसमें एक ये भी था कि क्या अन्य चीज़ें भी तेल महंगे होने से बढ़ेंगी तो उस पर जो है जनता पर एक एक्स्ट्रा भार नहीं पड़ेगा? देखिए, तेल जब महंगा होता है तो बिल्कुल उस चीज़ों के असर पड़ता है, क्योंकि जैसे यातायात महंगा होगा तो नेचुरली चीज़ें तो महंगी होती हैं। पर जितना मैं अर्थ विषयों को समझ पाता हूँ, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है वो एकदम से चीज़ों पे महंगाई नहीं आती, उसको डाउनलोड होने में 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन का समय लगता है। तो उतना पीरियड बफर अपने पास रहता है। लड़ाई अगर कल बंद हो जाए हफ्ते में, क्योंकि ये अपने कंट्रोल में नहीं है, अपने देश के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल विषय बन चुका। और मैं नहीं समझता भी कोई भी देश इतना लंबा लड़ाई चला सकता है, क्योंकि उनके भी नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को लगता है कि लड़ाई, इनकी बातचीत चल रही है लगातार, लड़ाई 2-4 दिन, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में बंद होने के आसार ज़्यादा हैं, लड़ाई लंबी चलने के आसार कम है। तो जैसी लड़ाई ख़त्म होगी तो ये दोबारा नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें सब। तो आप क्या मानते हैं कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा? तो जैसे तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो डाउन भी आ सकती है, पुरानी स्थिति पे भी जो है ये कीमतें आ सकती हैं? बिल्कुल, मैं यही मानता हूँ। अगर वो रास्ता खुल जाएगा, इनका समझौता हो जाएगा और तेल की वैसी ही दोबारा सप्लाई शुरू हो जाएगी, तो एक अर्थव्यवस्था अपनी दोबारा पटरी पे उसी तरह की जो पहले चल रही थी, पहले भी तो 4 साल चल ही रही थी ना, तेल की कीमतें तो बढ़ाई नहीं, तो वैसे ही फिर शुरू हो जाएगा। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो आर्थिक एक्सपर्ट थे, जो तेल कीमतें बढ़ रही हैं किस तरह उस जो है देश की जनता उससे पार पाएगी, अगर तेल की कीमतें, अगर क्रूड ऑयल की कम होती हैं तो कब तक जो है तेल सस्ता होगा या नहीं होगा, इसी पर हमने बातचीत की है। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ, GTC न्यूज़, चंडीगढ़। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए GTC न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।